सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखते हैं, हमारे आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। आप देखते हो कि आप प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की ध्वनि सुनते ही हो। जैसे आपके घर में बर्तनों के गिरने की आवाज़ होती है ना, पानी के चलने की आवाज़ होती है, पशु के चहचहाने की आवाज़ होती है। जैसे यहाँ पे बताया, वाहनों की आवाज़ है, यानी जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी आवाज़ आती है। बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, पशु पक्षियों की आवाज़। किंतु इन सभी ध्वनियों के अर्थ नहीं होते हैं। मान लो कोई बर्तन गिरता है, क्या उसकी कोई अर्थ होता है उस बर्तन की जो ध्वनि आती है? नहीं। केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ ही सार्थक होती हैं, यानी मनुष्य अपने मुख से जो ध्वनि निकालता है वही सार्थक होती है और उसके निश्चित अर्थ होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक वाक्य लेते हैं कि पापा बेटा यहाँ आओ, तो यहाँ पे देखिए पापा में कितने वर्ण हैं? प, आ, प, आ। ठीक है, इसी तरह बेटा में ब, ए, ट, आ। ऐसे यहाँ में य, अ, ह और आ। और आओ में अ और आ और ओ। उपरोक्त सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं, क्योंकि इनका निश्चित अर्थ होता है और इनके हम छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि का क्या मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक ईंट का टुकड़ा है, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, है ना। इसमें से पहले हमने आधा किया, अब हम इसमें से भी आधा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक इसके टुकड़े होते रहेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटी इकाई है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल महीन कणों में बदल जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये बहुत छोटी, ये सबसे छोटी इकाई ये है। तो इसी तरह से जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वो क्या है? ध्वनि। और ध्वनि किसे क्या होती है? वर्ण होते हैं। यानी जब विद्यालय जाते हैं और जब अपनी पढ़ाई आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं वर्णों को ही सीखते हैं। इन वर्णों के बाद हम शब्दों को बनाना सीखते हैं और शब्दों के बाद हम वाक्यों को बनाना सीखते हैं। तो इस आधार पर वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप सबने ये वर्ण देखे हैं। क्या हम प को और तोड़ सकते हैं? नहीं। आ को तोड़ सकते हैं? नहीं। इसी तरह ब को तोड़ सकते हैं? नहीं। यानी जिनको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, यानी जिनको हम और अधिक बंटवारा नहीं कर सकते, तो वो सबसे छोटी इकाई होती है। और हमारे जो भाषा है उसमें वर्ण सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब है वर्णमाला। वर्णों का श्रृंखलाबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध यानी सीरियल वाइज लगी होनी चाहिए और व्यवस्थित समूह में होना चाहिए, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आपने कभी कोई माला देखी होगी, आप मोतियों की माला बनाते हो, तो इसमें पहले क्या करते हो? आप पहले सबसे छोटे मोती पिरोते हो, फिर बड़े पिरोते हो, फिर उससे बड़े पिरोते हो, है ना। तो इसी तरह से क्या है कि हमारे प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। आप अंग्रेजी में भी देखोगे, अंग्रेजी की वर्णमाला है जिसमें कि 26 वर्ण हैं, है ना। उसमें 26 लेटर, 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हिंदी की हमारी जो मानक वर्णमाला है वो इस प्रकार है। आप लोगों को नहीं आती है तो इसको आप याद रखेंगे। पहले हमारे मुख्य जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, स्वर 11 होते हैं और उसमें जो अंग और अह जो होता है वो अयोगवाह होते हैं, क्योंकि वो योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये कि पहले हम 13 स्वर मानते थे अपनी वर्णमाला में, लेकिन अब हमारी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं, जैसे क ख ग घ य च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये व्यंजन हैं। अब इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ये 5 वर्ग जो व्यंजन हैं इनको भी हम बांटते हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। फिर ठीक है, और जो ये श है इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। फिर श त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है। यानी संयुक्त व्यंजन का क्या मतलब है? इसमें एक से अधिक व्यंजन मिश्रित हैं। फिर ग्रहित व्यंजन यानी इनको
अभी अभी ग्रहण किया गया। आगत व्यंजन जो कि अंग्रेजी भाषा या फिर अन्य भाषाओं से आए हैं उनको हम आगत व्यंजन बोलते हैं। आगे देखते हैं, अब हम करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। कौन कौन से हैं ये 11? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इनका उच्चारण करना भी आपको आना चाहिए। आप क्या करते हैं, इनका सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अभी उच्चारण किया है वैसे ही आप इनका उच्चारण करोगे। अब हम सब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि हम स्वरों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले कि इनको बोलने में जो समय लगता है, समय के आधार पर, ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का दो तरीके से हम वर्गीकरण कर, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ह्रस्व स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, अ, ई, उ और री। और इनके अलावा जो भी बचते हैं वो सारे दीर्घ स्वर में आएंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं? 7 हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब आगत ध्वनियाँ जो अ है भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। यानी हमारी अंग्रेजी की एक ध्वनि है, कौन सी? जो ये है ओ। जैसे कि हम कभी लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर में हम क्या लगा देते हैं ये, तो ये कौन सी ध्वनि आती है? ओ। जो ओ होता है हमारा अंग्रेजी का, उसकी ध्वनि होती है ओ। तो इसको भी हम दीर्घ स्वर में मानते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में भी समय लगता है। अब दूसरा है अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण में बोलने में केवल जो हमारा मुख है वही भागीदार होता है। अब आप कहेंगे मुख से तो सभी बोले जाते हैं। हाँ, सभी वर्ण जो है मुख से बोले जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो नाक से भी बोले जाते हैं। तो जो सिर्फ मुख से बोले जाते हैं उन्हें हम निर्नुनासिक कहते हैं, और जो नाक के साथ बोले जाते हैं, जिनका नाक का भी जिनमें सहयोग होता है, उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। तो उन्हें मौखिक या हम निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ। क्योंकि इसमें देखिए आप बोलोगे तो इनमें सिर्फ मुख का ही प्रयोग होगा। अब अनुनासिक देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से, नासिका यानी नाक से भी निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ठीक है। तो ये क्या है? अनुनासिक स्वर है। तो आप इनको बोल के देखिए, जैसे कि आप बोलोगे नांद। आप नाक करके नांद शब्द को, चांद शब्द को बोलो तो आपसे नहीं बोला जाएगा क्योंकि इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो आपको अगर यह पता लगाना है कि कौन सी अनुनासिक ध्वनि है, कौन सी निर्नुनासिक है, तो अगर मुख से निकलेगी वो, आप नाक बंद करके बोल के देखो, अगर बिना नाक बंद किए आप बोल सकते हो तो वो निर्नुनासिक है। अगर आप नाक बंद करके नहीं बोल पाते हो तो वो अनुनासिक है। ठीक है, तो आज हमने ये अनुनासिक पढ़ लिया है। कल की कक्षा में हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।